Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, आज हम अपने सेशन में डिस्कस करने वाले हैं आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल क्वेश्चंस फॉर योर यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम। और ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखेंगे अपने आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। And this question says that identify the air pollutant in urban areas which irritates eyes and also respiratory tract of human beings। यहाँ पर आपको इनमें से उस एयर पॉल्यूटेंट के बारे में बताना है जो कि आपका अर्बन एरियाज़ में पाया जाता है और जो क्या करता है आइज़ में इरिटेशन अकर करता है और साथ ही साथ रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है ह्यूमन बींग्स का उसको भी अफेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है क्या वो पर्टिकुलेट मैटर है या फिर ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन के या फिर आपका सरफेस ओजोन है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सरफेस ओजोन। तो सरफेस ओजोन की अगर हम बात करें तो आपका जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन को ही सरफेस ओजोन के नाम से जाना जाता है। बात करें अगर हम सरफेस ओजोन की तो ये आपकी एक ट्रेस गैस है, ठीक है। कहाँ पर? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो एवरेज कंसंट्रेशन होती है, इस गैस की जो एवरेज कंसंट्रेशन होती है वह आपकी 20 to 30 पार्ट्स पर बिलियन होती है। और अगर इसके हम पॉल्यूटेड एरियाज़ की बात करें तो ये आपके 100 ppV क्या करता है पॉल्यूटेड एरियाज़ को अफेक्ट करता है। बात करें कि ये जो आपकी सरफेस ओजोन है इसका फॉर्मेशन कैसे होता है तो इसका जो फॉर्मेशन होता है वो आपकी सनलाइट के इंट्रैक्शन से होता है, ठीक है। सनलाइट के इंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका पर्टिकुलरली यूवी लाइट आती हैं, ठीक है। इन यूवी लाइट्स में आपके हाइड्रोकार्बन्स आते हैं और आपके NOx यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आते हैं जो कि आपके, अब बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की तो ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं ये एमिटेड होते हैं आपके ऑटोमोबाइल से, आपके टेल पाइप से, ठीक है। और अगर ये जो है ये आपके ये जो सरफेस ओजोन है ये आपको कब देखने को मिलेगा तो ये यूजुअली आपको वार्म समर मंथ्स में ये दिखाई देता है। तो आई होप आपको सरफेस ओजोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस क्लियर हुए होंगे। बाकी की जो ऑप्शंस हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, पर्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, इनके बारे में हम अपने आगे वाले क्वेश्चंस में इनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। सो आई होप आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Which of the following is the largest source of water pollution in major rivers of India? तो देखिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में मोस्टली रिपीटेड होता है क्योंकि आपको अगर याद होगा, अगर आप हमारे सारे सेशंस देखते होंगे तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेजर सोर्स पूछा गया है तो क्या अनट्रीटेड सीवेज है, एग्रीकल्चर रन ऑफ है, अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं या फिर आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। तो एज यू ऑल नो दैट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो लार्जेस्ट सोर्स है वाटर पोल्यूशन का वो आपका अनट्रीटेड सीवेज है। अनट्रीटेड सीवेज क्या होता है तो ये आपका एक लिक्विड वेस्ट होता है बेसिकली,
ठीक है। ये एक वेस्ट होता है जो कि आपका एक लिक्विड वेस्ट होता है, जिसमें आपकी वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है, और उस कंसंट्रेशन में आपके क्या पाए जाते हैं, वेरियस टाइप की इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर आपकी पाई जाती है। दूसरा है आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ। एग्रीकल्चर रन ऑफ की अगर हम बात करें तो ये आपके जो एग्रीकल्चर में आप यूज़ करते हो पेस्टिसाइड्स वगैरह का, वो जब वाटर के साथ बहकर नदियों में जाता है तो वो आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ कहलाता है। ये भी आपका एक तरह से क्या है, वाटर ही है, जो कि आपका फील्ड से आता है। अब ये कब आता है, इरिगेशन से होता है, इरिगेट भी की जाती है फील्ड्स, रेन के कारण हो जाता है, या फिर स्नो मेल्ट करती है, या फिर क्या होता है कि जब पानी अर्थ से ऊपर फ्लो कर जाता है तो ये आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ कहलाता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। और फिर ये जो वाटर होता है, ये अगर जो आपकी अर्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेती है तो वहाँ पर भी इससे सॉइल जो होती है वहाँ की उस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट आपका अनरेगुलेटेड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर ये इस इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज से आपको पता है कितना सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं, आपके एयर पॉल्यूटेंट्स हो गए, वाटर पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो ये तरह तरह के जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, आपकी सॉइल में एब्जॉर्ब होते हैं, और इस तरह से ये भी आपके एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है रिलीजियस प्रैक्टिसेस। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसे वाटर को पोल्यूट करता है। सॉरी, हम वाटर के पॉल्यूशन की बात कर रहे थे। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा हवन होता है मेनली, तो उस हवन की जो ऐश होती है उसको क्या किया जाता है कि गंगा में, रिवर में उसको बहाया जाता है। तो अब देखिए, वो ऐश जो है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से वेस्ट ही है। उस वेस्ट को आप वाटर में डालेंगे, वाटर क्या होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, क्योंकि उस ऐश में आपके काफ़ी सारे हार्मफुल गैसेस के सिम्टम्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय। जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनकी अगर हम बात करें तो इनका जो टारगेट है वो कब तक अचीव कर लिया जाएगा, 2022, 2030, 2040 एंड 2050। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 2030। तो अब ये इसका एम क्या है, इसके एम की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये आपका एक प्लान ऑफ एक्शन है। किसके लिए है, तो फॉर पीपल के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड जितने भी पीपल्स हैं, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए है। आप 5 क्रिटिकल एरियाज़ पे, अब वो 5 क्रिटिकल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वो 5 क्रिटिकल एरियाज़ क्या हैं, तो उन 5 क्रिटिकल एरियाज़ में आपके P5 आता है। ये P5 क्या क्या है, तो इसमें आपका पीपल आता है, आपका प्लेनेट आता है, आपका प्रॉस्पेरिटी आता है, पीस आता है, और पार्टनरशिप आती है। तो इन सब के थ्रू आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के उद्देश्य को 2030 तक जो है टारगेट लिया गया है फुलफिल करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडिया गवर्नमेंट टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग पावर फ्रॉम बायोमास बाय द ईयर 2022 इज 50 MW मेगावाट, 25 मेगावाट, 15 मेगावाट एंड 100 मेगावाट। तो यहाँ पर जो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10 ग्राम वाट। ठीक है, 10 GW जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट है पावर को प्रोड्यूस करने का बायोमास से 2022 ईयर में, तो वो आपका 10 ग्राम वाट है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कंजर्विंग आवर सॉइल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल। अब ये असर्शन था, रीज़न में यहाँ पर आता है कि सॉइल इज़ होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंटेन मिनरल्स। तो आप देखिए, पहले बात हो रही है कि सॉइल को कंजर्व कैसे करना है, सॉइल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन की बात हो रही है कि वो क्रिटिकल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। और यहाँ पर दोबारा क्या बता दिया कि सॉइल जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर है और उसमें मिनरल्स आते हैं। तो थोड़ी बातें दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है, लेकिन बातें दोनों ही सही भी हैं। तो दोनों सही तो हैं,
है लेकिन आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन ए और आर दोनों करेक्ट हैं, यस करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का, इट इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट World Meteorological Organization's WMO objectives has been reduce the number of deaths due to hydrometeorological disaster over the decades 2010 to 19 by with reference to the decades 1994 to 2003। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो आपका WMO है इसके क्या उद्देश्य हैं, डेथ्स जो हो रही हैं उनको कम करने के लिए। डेथ्स किसकी वजह से हो रही हैं, आपके हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स जो होते हैं उनकी वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनकी अधिकता को कम करने का उद्देश्य जो है वो WMO के द्वारा रखा गया है। ठीक है, 2010 रखा गया था, 2010 से 2019 के बीच, और किसके रेफरेंस से किया गया था, तो ये आपका 1994 से 2003 के रेफरेंस से किया गया था। तो वो कितना था, क्या 25% था, क्या 50% था, 75% था या 80% था? तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 50%। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इनसाइड रूरल होम्स द सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन मे बी। नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन मेनली किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या है आपका? NOx है। यहाँ आप NO2, NO3 कुछ भी किसी का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं ये कहाँ से एमिट होते हैं? तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया था, ये आपके ऑटोमोबाइल से एमिट होते हैं। मेनली इसमें आपके ट्रक्स आते हैं, अदर व्हीकल्स आती हैं और अदर नॉन रोड व्हीकल्स भी आती हैं, जिसमें कि आपके कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी आते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जो इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है उनसे भी आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो है वो एमिट होते हैं। इंडस्ट्रीज़ वगैरह से भी आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, जैसे कि आपके पावर प्लांट्स हो गए, बॉयलर हो गया, सीमेंट क्लेंस हो गई, टरबाइंस हो गए, तो यहाँ से भी आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो एमिट होते हैं। अब जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx होता है ये आपका रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है? तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका किस एटमॉस्फेयर में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? आपका स्मॉग बनाता है और एसिड रेन फॉर्म करता है। NOx जो है वो आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, या फिर अमोनिया, मॉइस्चर, मॉइस्चर या फिर आपके अदर कंपोनेंट्स, इनके साथ NOx मिलता है और क्या बनाता है? बनाता है निट्रिक एसिड और वाटर वेपर। अगर आप नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, आपके जो लंग टिश्यूज़ होते हैं उनमें डैमेज होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन की वजह से। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं और रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये तो बात थी नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन की। और यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा है कि रूरल होम्स में जो सोर्सेस होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन के वो क्या होते हैं। तो अभी हमने आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन के बारे में बताया, अब आप सोर्सेस यहाँ से मैच करेंगे। देखिए, अनवेंटेड गैस स्टोव्स, यानी कि जो आपके कैरोसिन ऑयल से जो गैस स्टोव्स की बर्निंग हो रही है उनसे। दूसरा वुड स्टोव्स जो होते हैं वो, या फिर कैरोसिन हीटर्स। तो देखिए तीनों ही चीज़ें जो हैं ये आपके NOx के एमिशन में सहायक हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर ट्रू इन दिस केस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज A, B and C। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स कैन कॉज कैंसर इन ह्यूमन्स। अब आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन्स हैं उनमें कैंसर जो है वह
किसके द्वारा किया जाता है? इनमें से मेनली पेस्टिसाइड्स के द्वारा किया जाता है, या फिर आपके मरकरी के द्वारा किया जाता है, या फिर आपके लेड के द्वारा किया जाता है या फिर ओजोन के द्वारा होता है। ठीक है, तो कैंसर जो है ह्यूमंस में वो किसकी वजह से होता है? वो आपका मेनली पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पेस्टिसाइड्स अब क्या होते हैं? तो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो आपके क्या हैं? केमिकल कंपाउंड्स हैं। ये कैसे केमिकल कंपाउंड्स हैं? तो ये ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है जो पेस्ट्स होते हैं उनको किल करने के लिए। ठीक है, इन पेस्ट्स में आपके क्या क्या आते हैं? आपके इंसेक्ट्स आते हैं, यानी कि इंसेक्ट्स को मारने के लिए जिस पेस्टिसाइड का यूज़ हम करते हैं उसको हम इंसेक्टिसाइड्स कहते हैं। ठीक है, इसमें आपके रोडेंट्स आते हैं, रोडेंट्स को मारने के लिए हम रोडेंटिसाइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, फंजाई आते हैं, फंजाई को मारने के लिए हम फंजासाइड्स का यूज़ करते हैं। और भी आपके अनवांटेड प्लांट्स वगैरह जो कि मतलब आपकी क्रॉप में जिस घास को या जिस प्लांट को आप नहीं चाह रहे थे वो उगाए, तो उनको भी, क्योंकि आप वो एरिया तो ऑक्यूपाई करेंगे ना, तो उनको भी किल करने के लिए जिन केमिकल कंपाउंड्स का यूज़ किया जाता है वह केमिकल कंपाउंड्स ही पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। अब ये जो पेस्टिसाइड्स हैं इनके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे अभी पेस्टिसाइड्स कैसे हम तक पहुंचते हैं, तो मैंने बताया ना कि अभी आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ होगा, रेन आएगी, ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, स्नोफॉल होगा, इरिगेशन का जो वाटर होगा वो आपका वाटर बॉडीज़ में जाएगा, आपके सॉइल के द्वारा उसको एब्जॉर्व किया जाएगा। आप जिस सॉइल के द्वारा वो वाटर एब्जॉर्व हुआ है वहाँ पर अगर आप कोई क्रॉप ग्रो कराते हो तो उस क्रॉप में भी उसका एक्सट्रैक्ट जाएगा, और जब उस क्रॉप को आप कंज्यूम करोगे तो वो आपकी बॉडी में चला जाएगा। तो इस तरह से पेस्टिसाइड्स आपकी बॉडी में तो पहुंचेंगे, और आपकी बॉडी में पहुंचकर वो क्या इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे? तो देखिए, वो आपके एक्यूट और क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स दिखाएंगे। एक्यूट इफ़ेक्ट्स आप सभी जानते होंगे कि आपके शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं, थोड़े समय के लिए ही इनको देखा जाता है, और क्रॉनिक टर्म्स जो होते हैं वो आपके लॉन्ग टर्म होते हैं जिनको आप मंथ्स या फिर ईयर तक देखते हैं। अब एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें इन इफ़ेक्ट्स की, तो इन इफ़ेक्ट्स में देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको स्टिंगिंग आइज़ देखने को मिलेंगी। ठीक है, स्टिंगिंग आइज़ हो जाती हैं, लोगों के रैशेस हो जाते हैं, ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, ब्लाइंडनेस होती है, नॉसिया फीलिंग होता है, डिजीनेस होती है। तो ये कुछ तरह की आपकी डिजीज़ेज़ हैं जो कि आपको पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के द्वारा शो होती हैं। तो कैंसर जो है ये भी आपका पेस्टिसाइड्स के ही द्वारा कॉज होता है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट असर्शन अगर हम देखें तो यहाँ असर्शन में पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स डू नो, यहाँ पर बोला है कि जो पीपल पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स का यूज़ करते हैं नेसेसरली हेल्प इन चेकिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, तो वो आपके जो एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन हो रहा है उसको चेक करने में मदद करेगा, या फिर जो रिलेशनशिप है पॉपुलेशन ग्रोथ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वो कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए बातें दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर हम असर्शन को देखेंगे तो आपको लग रहा है यहाँ पे पीपल के पॉपुलेशन के कंट्रोल मेजर की बात हुई है, और यहाँ पर पॉपुलेशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में रिलेशन की बात हुई है। दोनों अलग अलग बातें हैं, लेकिन बातें दोनों ही ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस में एरर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड दोनों ही बातें ठीक हैं। ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना इज नॉट अ नेचुरल हैज़र्ड। अब नेचुरल हैज़र्ड की बात हो रही है। नेचुरल हैज़र्ड क्या क्या होते हैं? नेचुरल हैज़र्ड आपके अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, प्राकृतिक में डिसबैलेंस की वजह से आते हैं, आपके साइक्लोन्स हो जाते हैं, आपकी फ्लड हो जाती है, सुनामी है, तो ये क्या है? आपके नेचुरल हैज़र्ड्स हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा फेनोमेना नेचुरल हैज़र्ड के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए वाइल्ड फायर,
लाइटनिंग, लैंडस्लाइड एंड केमिकल कंटेमिनेशन। देखिए वाइल्ड फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है उसको वाइल्ड फायर कहा जाता है। तो वो वाइल्ड फायर किस वजह से लगती है? जब ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब जो टेम्परेचर होता है अर्थ का वो इंक्रीज़ कर जाता है, तो वहाँ पर छोटी सी भी चिंगारी की वजह से या फिर हार्मफुल गैसेस जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती हैं, और उस टाइम पर अगर कहीं भी हल्का सा कोई भी हल्का सा लाइट स्ट्राइक हो जाता है तो उससे क्या होती है, आपकी फायर हो जाती है। तो ये वाइल्ड फायर भी आपका एक नेचुरल फेनोमेना है। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से हो रहा है, गैसेस के रिलीज़ होने से हो रहा है। नेक्स्ट आपका लाइटनिंग है, जो बिजली कड़कती है आपकी बारिश वगैरह के बाद मोस्टली, वो भी आपका एक नेचुरल फेनोमेना है, आप उसको केमिकली प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट लैंडस्लाइड जो हो जाती है, ठीक है, वो आपके बारिश के समय पर जैसे नैनीताल वगैरह में आपको देखने को मिलता है, तो भूस्खलन जिसको कहते हैं, तो ये भी आपका एक नेचुरल हैज़ार्ड है। लेकिन ये जो केमिकल कंटेमिनेशन है ये आपका नेचुरल हैज़ार्ड नहीं है। अब केमिकल कंटेमिनेशन क्या है? तो केमिकल कंटेमिनेशन जो है उसमें जो केमिकल की अगर हम बात करें, ऐसे केमिकल जो कि आपके कैसे होंगे, टॉक्सिक होंगे प्लांट्स के लिए या फिर एनिमल्स के लिए। तो वही एनिमल्स आपके केमिकल कंटेमिनेंट्स कहलाते हैं और उनके द्वारा होने वाला कंटेमिनेशन केमिकल कंटेमिनेशन कहलाता है। अब केमिकल कंटेमिनेंट्स में आपके क्या क्या आते हैं? तो इसमें आपके बेंजीन आता है, डाइऑक्सिन आता है, ये भी केमिकल कंटेमिनेंट है, पीसीबीज आते हैं, परक्लोरेट आता है एंड रेडियो न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं। क्वेश्चन परक्लोरेट पूछ लिया जाता है, परक्लोरेट क्या है? तो परक्लोरेट आपका केमिकल कंटेमिनेशन है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि केमिकल कंटेमिनेशन आपको मिलते कहाँ से हैं? तो ये जो भी जितने भी आपके क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जैसे आपके डिटर्जेंट्स हो गए, आपके डिश वॉश हो गया, आपका और भी वॉशेज इनका आप इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ से आपको मिलते हैं ये। दूसरा जो आपके इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, अब इंसेक्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आपके हर्बिसाइड्स होते हैं, तो यहाँ से आपको मिलते हैं। प्रेजर्वेटिव्स जिनका यूज़ हम फूड वगैरह में करते हैं उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, तो प्रेजर्वेटिव्स में पाया जाता है। और ये आपके कैसे हैं? ये आपके नेचुरली अकरिंग टॉक्सिन्स के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एज पार्ट ऑफ नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू रेज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2032। तो यहाँ पर भी आपसे यही बात पूछी गई है कि अगर हम नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी की बात करें तो उसका पार्ट होते हुए जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने प्लान किया था कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की जो है वो कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेगी 2030 तक। कितना इंक्रीज़ करेगी, यहाँ पर ये हमें बताना है कि 175 ग्राम वॉट टू 100 ग्राम वॉट, 250 ग्राम वॉट एंड टू 350। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 350 GW। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट एट प्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन, अभी की बात अगर हम करें तो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन की टर्म्स में आपको यहाँ पर करेक्ट सीक्वेंस चूज करना है कि कौन कौन आता है। तो ब्राज़ील, रशिया, चाइना, इंडिया, रशिया, चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, इंडिया। तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि ऐसे आप कैसे याद करेंगे। तो सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो आपका रशिया आता है, और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो आपका इंडिया आता है। तो रशिया और इंडिया, और बीच में आपके आते हैं चाइना और ब्राज़ील, यानी कि CB। तो RCBI, ये रहा आपका सीक्वेंस पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन के टर्म्स में। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच ऑफ द कंट्रीज पर कैपिटा यूज ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। अब यहाँ आपसे कहा है कि किन कंट्रीज में जो पर कैपिटा यूज है वाटर का वो सबसे ज़्यादा है। USA में है, यूरोपियन यूनियन में है, चाइना या इंडिया में है। सो द क्लियर आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, यूरोपियन यूनियन।
क्वेश्चन नंबर 14 says that India's contribution to total global carbon dioxide emission is about, जो total global carbon dioxide का emission होता है वो कितना होता है अगर इंडिया की हम बात करें तो ग्लोबल CO2 एमिशन होता क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये मेनली जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो होता है वो आपके फॉसिल फ्यूल से होता है, ये क्या है, प्राइमरी सोर्सेस हैं। और अगर हम बात करें तो ये आपके डायरेक्ट ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट से भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे कि आप जो ह्यूमन के इफेक्ट जो हैं जो फॉरेस्ट्री पे पड़ रहे हैं, अलग अदर लैंड यूजेस पे पड़ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो गया, लैंड को क्लियर किया जा रहा है, लैंड क्लियरिंग हो गया, एग्रीकल्चर के लिए लैंड क्लियर हो रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है सॉइल्स का, तो इन सब की वजह से क्या है, CO2 का एमिशन हो रहा है। और ये CO2 का एमिशन इंडिया कंट्रीब्यूशन में कितना है लगभग, तो ये आपका -6% है। अब आप सोच लीजिए माइनस में है तो फिर कितना ज़्यादा डेंजरस है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट 2 अर्थक्वेक्स A एंड B, आप यहाँ पर आप 2 अर्थक्वेक्स के बारे में बात हुई है, A और B। तो 2B ऑफ मैग्नीट्यूड, अब ये A जो है वो 5 मैग्नीट्यूड का है और B जो है वो 6 मैग्नीट्यूड का है। रिक्टर स्केल पर इसको मेज़र किया गया। आप सभी को पता है कि अर्थक्वेक का मेजरमेंट हम रिक्टर स्केल के द्वारा करते हैं। तो ये जो रेशियो है एनर्जीज़ का जो कि रिलीज हुई है आपके EB और EA के द्वारा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन -32। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज को कौन सा यहाँ पर कॉम्बिनेशन शो करता है। देखिए फर्टाइल सॉइल, हाँ एक रिन्यूएबल सोर्स है। फर्टाइल सॉइल जो मतलब सॉइल आप रिन्यू कर सकते हो, सॉइल रिन्यू हो सकती है आफ्टर सम टाइम। फ्रेश वाटर भी आपका आफ्टर सम टाइम रिन्यू हो सकता है। लेकिन नेचुरल गैस जो है ये आपका फॉसिल फ्यूल है। ये फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि ये जो आपके डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के, जो कि बरिड हो जाते हैं डीप इनसाइड दी सॉइल आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, तब वहाँ पर जाके फॉसिल्स जो आपके बनते हैं। तो ये तो एक लंबी प्रोसेस है, ये आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज में नहीं आती है, नेचुरल रिसोर्सेज में अगर हम बात करें तो। फिर आपकी क्लीन एयर, फॉस्फेट्स और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आ सकता है, क्लीन एयर भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर फॉस्फेट नहीं आएगा तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑयल, तो ये ऑयल अगेन आपका फॉसिल हो गए, ठीक है, इसलिए ये भी कट गया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फिशेस, फर्टाइल सॉइल एंड फ्रेश वाटर। देखिए फिशेस जो है वो आपके रिप्रोडक्शन से मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस से फिशेस आपको देखने को मिलेंगी, आगे बढ़ेंगी। और फर्टाइल सॉइल का हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर ही लिया और फ्रेश वाटर का भी। सो आई होप आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन द रिसेंटली लॉन्च्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, अभी रिसेंटली जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ है इंडिया में, तो उनमें से कौन से पॉल्यूटेंट्स जो है इनमें इंक्लूड नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड, फाइन पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्लूडेड है, फाइन पार्टिकुलेट मैटर इंक्लूडेड है, ओजोन इंक्लूडेड है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये भी इंक्लूडेड है। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारा करेक्ट आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 4, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये अर्थ की जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिसको हम ओजोन लेयर के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आती है उनको पृथ्वी तक जाने से रोकती है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, तो ये आपका नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल केमिकल है, ठीक है, जिसमें आपके कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन के जो है एटम्स पाए जाते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका यूज़ किस एरोजल स्प्रेज हो गए आपके, ठीक है,
ब्लोइंग एजेंट्स हो गए फोम्स के, इन सब में इनका इस्तेमाल किया जाता है। पैकिंग मटेरियल में सॉल्वेंट्स की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है, या कंडीशनर्स में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। नेक्स्ट हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऑडरलेस कलरलेस गैस होती है जो कि आपके जो फ्यूल्स का कंबशन होता है उसके इनकम्प्लीट कंबशन से होती है। और जब पीपल एक्सपोज्ड होते हैं आपके CO गैस की तरफ, तो जो CO मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उनकी बॉडी में डिस्प्लेस कर देते हैं, और इससे क्या हो जाता है, पॉइजनिंग हो जाती है। और ये पॉइजनिंग होने की वजह से क्या क्या देखने को मिलता है, आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कॉमन, जैसे कि आपका हेडेक हो गया, ठीक है, डिजीनेस हो गया, ठीक है, वीकनेस आपको फील होगी, आपको कन्फ्यूज़न क्रिएशन होगा, ठीक है, चेस्ट और मसल में भी पेन देखने को मिलता है। फाइन पार्टिकुलेट अगर हम मैटर की बात करें, तो अभी हम लोगों ने बात की थी, फाइन पार्टिकुलेट मैटर आपके क्या है कि यहाँ पर आपके सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड पार्टिकल्स या फिर लिक्विड ड्रॉपलेट्स, ये आपकी कहाँ पाई जाती हैं, एयर में पाई जाती हैं। और इनका होता क्या है, मिक्सचर होता है, अलग अलग नहीं, ये एक साथ पाई जाती हैं। और बात करें तो ये कितना होता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर, तो ये 1/2 माइक्रोन या इससे भी कम होता है विथ में। PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जो ये फाइन पार्टिकुलेट मैटर का एग्जाम्पल है। और ये जो PM 2.5 है ये डीप पार्ट्स जो होते हैं आपके लंग्स वहाँ तक पहुँचता है और आपके ब्लड में भी पहुँच सकता है। सो आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फैक्टर्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट आर। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके क्या हैं, तो पॉपुलेशन एफ्लुएंस पर पर्सन, लैंड अवेलेबल पर पर्सन, पॉपुलेशन एफ्लुएंस पर पर्सन, एंड द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज, atmospheric conditions, population and forest cover, population, forest cover and land available per person. So the right answer for this question is option number 2, population affluence per person and the technology used for exploiting resources. आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन इंडिया in terms of total CO emissions from a country, identify the correct sequence. अब CO के emission की अगर बात करें कंट्री में, तो आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखना है। तो यहाँ पर अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, देखिए सबसे ज़्यादा जो CO का एमिशन होता है वो आपका कहाँ होता है, वो आपका USA में होता है। सबसे कम की अगर हम बात करें तो ये आपके इंडिया में होता है, और फिर आपका चाइना एंड रशिया। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट ये क्वेश्चन में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से, और करेक्ट कोड आपको आइडेंटिफाई करना है। कोड यहाँ से देखते चलेंगे और इसको मैच करेंगे। देखिए वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेल्थ डे हम मनाते हैं 7 अप्रैल को। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम मनाते हैं 1 जुलाई को। वर्ल्ड ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को। वर्ल्ड एड्स डे हम कब मनाते हैं, दैट इज़ 1 दिसंबर को। द करेक्ट कोड फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 4th, 3rd, 1st एंड 2nd। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।